नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने 2 दिन पहले एक वर्चुअल बैठक की थी। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके समेत 14 दलों के मुखिया शामिल हुए। बैठक में नीतीश कुमार के पद को लेकर बड़ा फैसला होना था, लेकिन नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक सीताराम येचुरी ने बैठक में कहा कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से राय विचार करने के बाद ही संयोजक का फैसला हो। दरअसल ममता, उद्धव और अखिलेश इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उधर कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर राजी नहीं है, जबकि जेडीयू का तर्क है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से खुद ही इनकार कर दिया है। ऐसे में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपनों को बड़ा धक्का लग गया है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के संयोजक के पद के लिए अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। पहले नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। संयोजक का काम सभी पार्टियों में सामंजस्य बनाए रखना है। संयोजक टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाते हैं। इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव में टिकट बंटवारा एक अहम काम माना जाता है। चुनाव से पहले बनने वाले मैनिफेस्टो में भी संयोजक की छाप दिखती है। गठबंधन की बैठक से पहले ये तय माना जा रहा था कि संयोजक पद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की मुहर लग जाएगी, मगर बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने ये ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। संयोजक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई होना चाहिए। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चाएं तब और तेज हो गई थी जब उन्होंने खुद जेडीयू की कमान संभाल ली थी। इससे पहले ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये बदलाव इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक के तुरंत बाद हुआ। ऐसा माना जाने लगा कि जब पार्टी की कमान नीतीश के पास है तो इंडिया गठबंधन में पार्टी से जुड़े सारे फैसले भी वही लेंगे। दूसरा, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को ये भी डर है कि अगर नीतीश कुमार को साथ नहीं रखा गया तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हाथ से निकल सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में बिहार में जेडीयू का अच्छा रिकॉर्ड रहा है और नीतीश का साथ दूसरी पार्टियों के लिए भी फायदे का सौदा रहा है। वैसे नीतीश कुमार ने सीधे कभी भी खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की बात नहीं कही, मगर उनके बयानों से ऐसा लगता रहा है कि कहीं न कहीं पीएम बनने की लालसा रखते हैं। एनडीए से अलग होने के बाद एक बार उन्होंने कहा था, जब तक हम जीवित हैं तब तक बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब जहां हैं वहीं रहकर बिहार और देश की सेवा करेंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी के नेता अक्सर उन्हें ही पीएम पद के लिए सबसे योग्य दावेदार बताते रहे हैं। यहाँ तक कि आरजेडी के नेता भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार हैं। हालांकि इस पर कुछ लोगों ने तंज भी कसा, कहा कि आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम इसलिए बनाना चाहती है ताकि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठ जाएं। अब कुछ ही महीने में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी और एनडीए से है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत पाता है। अगर गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर लोकसभा में कम से कम 272 सीटें जीत पाती हैं, तभी नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद बनेगी। ये भी एक पहलू है कि देश में अब तक हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बने गठबंधन के कितने संयोजकों को प्रधानमंत्री बनाया गया। इतिहास में सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने के लिए कई बार गठबंधन बने, मगर अभी तक एक बार ही ऐसा है जब चुनाव में जीत के बाद गठबंधन के संयोजक को ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। ऐसा 1989 में हुआ, जब राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत के 8वें प्रधानमंत्री की शपथ ली। वीपी सिंह राष्ट्रीय मोर्चा नाम से बने गठबंधन के संयोजक थे और इसी मोर्चे ने उनको प्रधानमंत्री भी बना दिया था।
1 साल पहले ही वीपी सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद 1996, 1997, 2004, 2014, 2019 में गठबंधन की सरकार बनी, मगर कभी भी गठबंधन के संयोजक को प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। आधिकारिक तौर पर पीएम के लिए नीतीश कुमार को अभी सिर्फ आरजेडी का साथ मिला है। पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीएम का भी साथ माना जा सकता है। चुनावों में अगर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहता है और अगर कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी भी नीतीश के नाम पर सहमत होते हैं तो समर्थन वाली सीटों का आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा और नीतीश कुमार के लिए पीएम कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब कयास हैं। ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि 2024 में जनता किसको सत्ता की चाबी सौंपती है। अगर एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नीतीश कुमार ने संयोजक पद का जो प्रस्ताव है वो क्यों ठुकराया, इसी सवाल के जवाब को पक्ष विपक्ष में तलाशने की कोशिश हम करेंगे। और कई विशेष अतिथि हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत राकेश जी आपका। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर विनय भरत जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर विनय भरत, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, इंडिया गठबंधन के लिए शुरू से ही सक्रिय रहे नीतीश का अचानक पीछे हटना, नेतृत्व करने से मना करना, इसके क्या कारण हैं? क्या वो सबको साधे रखने की चुनौती भांप चुके हैं या कांग्रेस से रवैये को लेकर उनके मन में खटास आ गई है? ऐसा कुछ नहीं है। हम ये आपको पहले बहुत शुक्रिया ऋषु जी कि आपने हमें इनवाइट किया। जी, मेरी आवाज क्लियर है उधर? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। जी जी। तो याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले पटना में 23 जून 2023 को इनवाइट किया था और जितने भी अपोजिशन पार्टी की मीट शुरुआत की थी, उस वक्त से लेकर मतलब 23 जून से लेकर अब तक उन्होंने, जैसा आप खुद अपने मंच की जानिब से कह रही हैं, कि वो प्रधानमंत्री बनने के हक कभी भी अपने को दावेदारी उन्होंने नहीं की, नहीं पेशकश की। ये जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और उनको चाहने वालों की चाहत है कि वो देश का नेतृत्व अगर उनके जैसे शिक्षित नेता के हाथ में आए। ठीक है, वो प्रधानमंत्री की दावेदारी उन्होंने नहीं की, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़े, क्योंकि संयोजक बनते तो सीएम का पद छोड़ना पड़ता। इंडिया अलायंस के भविष्य को लेकर भी कहीं ना कहीं उनके मन में शंका होगी, इस वजह से वो संयोजक नहीं बने। नहीं, मैं दोबारा से आपको कह दूं कि उनकी जो पूरी मंशा है नीतीश जी की, कि हिंदुस्तान में जो बिल्कुल दो तरीके, अभी देखा जाए तो बिल्कुल दो विचारधारा सिर्फ काम कर रही है। एक विचारधारा जो आपको मालूम है कि कौन सी काम कर रही है, और दूसरी विचारधारा जो संविधान के पैरोकार हैं, जो सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, जहां नौकरियों, युवाओं के रोजगार के जो पैरोकार हैं, बराबरी के हक के पैरोकार हैं, वो सारे एक मंच पर हैं। उन सारे वॉइसेस को एक वॉइस में लाना इंडिया के बैनर के तले उनकी मंशा थी, जो उन्होंने कर दिया है। कांग्रेस भी अपने साथ में उन सारी विचारधाराओं को लेकर के चलने वाली पार्टी रही है, जो सोशलिस्ट फंड आइडियोलॉजी के ऊपर भारत को एक आइडियोलॉजी के रूप में भारत को देखती रही है। भारत देश ही एक पूरी आइडियोलॉजी के रूप में देखती रही। तो नीतीश जी की जो पूरी प्रयास है, वो यही प्रयास रही है शुरू से कि जितने भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत जो क्रोनी कैपिटलिस्टों की एक ताकत है, उससे जूझने के लिए बाकी सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। उधर भी 38 टीम है। चलिए ठीक है सर, मैं जरा डॉक्टर स्नेहाशीष जी से भी जरा चर्चा कर लेती हूँ। सर ये बताइए, नीतीश कुमार ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन की पहल की, उन्होंने बाकी क्षेत्रीय दलों को जोड़ा। अब ऐसा क्या हो गया कि वो नेतृत्व नहीं करना चाहते? नीतीश जी दूरदर्शी सोच के नेता रहे हैं और उन्होंने बिहार में इसे दिखाया भी है। और रही बात, नीतीश जी चूंकि इसके प्रवर्तक रहे हैं, इस महागठबंधन के, इस इंडिया अलायंस के, और नीतीश जी को मालूम है कि लड़ाई किससे लड़नी है, या नीतीश जी सहित इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को मालूम है कि आपको एक ऐसे
विपक्ष से चुनाव लड़ना है, एक ऐसे मायावी नेता से चुनाव लड़ना है जो कोई भी रूप धारण करके आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी अपने को जिस तरीके से एक पथ प्रदर्शक होता है वो उस भूमिका में अभी लगातार बने हुए हैं और उन्होंने सबको एकजुट किया है। उसमें कांग्रेस पार्टी उन्हें बहुत तवज्जो देके आगे बढ़ी और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की इस गठबंधन में सबसे बड़ी सहयोगी है। तो कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्टार्टिंग में कही थी ये बात, आप सबको भी याद होगी कि पार्टी बड़े त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी यही रहा है। और किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें और कांग्रेस सहित तमाम नीतीश जी पुरानी बातों को तो छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को अगर आप करेंगे तो इस तरीके से तो ममता बनर्जी ने भी जब पीएम के दावेदार के रूप में बात की थी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लिया था तो किस तरीके से नीतीश नाराज हो गए थे, लालू यादव भी नाराज हो गए थे। नीतीश ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं इस दौरान वो उसमें शामिल हुए थे जब बाकी गठबंधन के दल के लोग शामिल हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है ना स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी कि नीतीश ने गठबंधन की पहल की थी तो उसकी प्रेरणा उनकी महत्वाकांक्षा थी। वो अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग कर इस गठबंधन के लिए मेहनत क्यों करेंगे? अब तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना। नीतीश जी की बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ जाते, उन्होंने इसका खंडन किया था बिहार आने के बाद। उस वक्त सोनपुर में मेला चल रहा था, उसके लिए वो आए थे और दूसरी राजगीर से भी रिलेटेड था कुछ मामला, तो उन्होंने खंडन किया था। और रही बात यहाँ पे, नीतीश जी पूरी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, इसलिए नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं अपने दल का। और मैं इस बात पूरे संयोजक बनकर तो और ज्यादा मेहनत होती है ना। संयोजक बनकर तो सब कुछ आप ही के हाथ में होता है, चाहे सीटों के बंटवारे को लेकर बात की जाए या बाकी तमाम चीजों को लेकर बात की जाए। संयोजक बनने में कहाँ दिक्कत आ रही थी सर? नीतीश जी ने जितने नौकरियां बांटी हैं अभी बिहार में वो बताने की जरूरत नहीं है कि नीतीश जी कितने विकासवादी सोच वाले नेता हैं। और मैं भले उनकी पार्टी से बहुत इत्तेफाक नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ये बात कह रहा हूँ कि नीतीश जी ने निश्चित तौर पर बिहार में एक विकास का पहल जो महागठबंधन की सरकार में वो खुल के काम कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो वो खुल के काम नहीं कर पा रहे थे इस तरीके से। लेकिन जैसे ही इनके चंगुल से बाहर आए हैं वैसे ही उन्होंने इस देश में, इस बिहार में, प्रदेश में नौकरियों की बाढ़ लगा दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग जानते हैं कि ना वो पेंशन नीति को भी हटाती है, इनके सरकार पूर्ववर्ती सरकारों ने पेंशन नीति को हटाया, नौकरियां तो ये देने वाले से रहे और ये जुमले देने वाले लोग हैं। तो नीतीश जी ने जितनी बड़ी लड़ाई लकीर खींची है उस लकीर को काटने में भारतीय जनता पार्टी के लोग दिग्भ्रमित है और बार बार उनसे पहले संयोजक बना रहे थे। मीडिया के मित्रों का भी इसमें सहयोग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो मीडिया के मित्र हैं उन्होंने भी इसे उछाला। मीडिया के मित्र क्या भारतीय जनता पार्टी में ही है, आप लोगों के पास नहीं है क्या? मित्र बनाने में क्या दिक्कत है? आप लोग भी बना लीजिए। आप लोग तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, फिर नफरत काहे पाले बैठे हुए हैं इतनी। खैर मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी, इंडिया गठबंधन तो बन गया लेकिन गठबंधन वाले जो हैं उनकी बात कहीं बन नहीं रही है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? दीदी त्यागी जी, मैं ठीक कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो लालू जी का पूरा परिवार इस जो गठबंधन के साथ इन्होंने जो किया, ये लोग सिर्फ अपने महत्वाकांक्षी के लिए, अपने आगे बढ़ाने के लिए, अपने बंसवाद समाजवाद को खत्म करके आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं जेडीयू के, ये लोग 1974 की लड़ाई लड़े थे समाजवाद के नाम पर और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में लोग कहीं ना कहीं खड़े थे। आज क्या स्थिति आ गई कि ये लोग जो है कि वो कांग्रेस के साथ चले गए, सिर्फ ये लोग अपने कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और चीज अच्छा कहना चाहता हूँ कि संयोजक क्यों बनाए जाते हैं? संयोजक इसलिए बनाए जाते हैं कि मैनिफेस्टो की तैयारी होती है, जो आपके मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, उसको उठाने का काम करता है। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, इनको जनता के मुद्दे से लेना देना नहीं है। हम लोगों के यहाँ मैनिफेस्टो
होती है, हम लोग जनता के जो मुद्दे होते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ तक ये लोग मैनिफेस्टो तैयार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संयोजक का काम होता है किस सीट पे कौन लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, और संयोजक काम है कि जो चुनावी मुद्दे होते हैं उस मुद्दे को उठाना होता है, जनता के बीच जाना होता है। लेकिन ये लोग अभी तक संयोजक नहीं बनाए, तो मैनिफेस्टो इनका कहाँ बनेगा? मैनिफेस्टो नहीं बनेगा तो चुनाव में कैसे जाएंगे? सिर्फ ये लोग कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं और इनके लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी है ना राकेश पोद्दार जी, अगर नीतीश संयोजक बनते तो उनको सीएम का पद छोड़ना पड़ता। जी, तो कहीं ना कहीं लालू जी जंगल में ये तो फंस चुके हैं। लालू जी के जंगल में ले गए थे, इन्होंने कहा था कि मैं नीतीश जी को देश का प्रधानमंत्री के रेस में लाऊंगा, समाजवादी हैं और मैं कहीं ना कहीं संयोजक बनाऊंगा। मैं बार बार नीतीश जी को समाजवादी इसलिए कह रहा था कि 1974 की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन आज क्या हुआ कि ये लोग उनके साथ चले गए और लालू जी ने इनको सपना दिखाया था कि मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, संयोजक करूंगा। तो 2005 का जो चुनाव में जो लालू जी को सत्ता से बाहर करने का काम किया था नीतीश जी, तो सोच रहे कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, मेरे परिवार के लोग आगे बढ़े, सिर्फ इस पे काम करना है और काम करने की कोई वो नहीं है। और आज हमारे भाई साहब कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। डॉक्टर विनय भरत से जवाब ले लेती हूँ। जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं सर राकेश पोद्दार जी, उन पर तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन सर एक चीज ये भी बताइए कि इंडिया गठबंधन की पहल के समय ऐसे संकेत थे कि अगुवाई कोई क्षेत्रीय दल का सर्वमान्य नेता करेगा, कांग्रेस खुद को लीडर की तरह प्रस्तुत करेगी, तो इससे राहुल गांधी का रास्ता साफ होगा, आप लोग तो सेवा दल वाली भूमिका में आ जाएंगे। नहीं, सबसे पहले तो मैं राकेश जी को मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुआ कि जो बात वो कह रहे थे उसको मैं बोलूंगा कि अभी यही वक्त है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो का पाठ चौक चौराहे पर करे। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार बीजेपी सरकार। एक बार अपने मैनिफेस्टो को पढ़ने की चिंता करे वो, अगर हिम्मत है, कलेजा है। बीजेपी सरकार की बात नहीं की जाती है आजकल मैनिफेस्टो में। डॉक्टर विनय जी अब तो मैनिफेस्टो में भी लिखा जाता है अब की बार मोदी सरकार। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ कि वो मैनिफेस्टो की चिंता में जो चले जाते हैं, अपनी बीजेपी जो मैनिफेस्टो को लेकर के मैंडेट हासिल किया उसको दोबारा पढ़े। जनता का आशीर्वाद है। नंबर 2, अब वो जनता का आशीर्वाद मोदी जी पर है या बीजेपी पर है राकेश पोद्दार जी? हाँ, देखिए, जनता का आशीर्वाद बीजेपी पे भी है और देश के प्रधानमंत्री पे, और बीजेपी पे आशीर्वाद मतलब देश का। चलिए ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए, वो बात अधूरी रह गई थी। डॉक्टर विनय भरत जी, प्रश्न एक बार दोबारा कह देंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था जी। नहीं, वो बीच में राकेश पोद्दार जी से बात हो रही थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो संयोजक पद की बात और ये प्रधानमंत्री बनने की बात नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं की, और जो उनको करना था, जो इंडिया की कवायद उनको करनी थी, वो सामाजिक ताकतों को एक जगह पर लाने की जरूरत है। आज वो पूरे हिंदुस्तान में एक आशा की नजर 2024 की ओर अगर देखा जा रहा है तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व के ऊपर किया जा रहा है। अभी बीजेपी में वही 2 तरीके के लोग जा रहे हैं, या तो भय से या लालच से। अभी देखिए कि क्या होता है, अगर आप अपने कैमरा को शिफ्ट करेंगी और पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगी तो आपको देखेंगे कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे, जिन पर हजारों करोड़ का घोटाला लगा और फिर वो वापस बीजेपी लॉन्ड्री बैग में जाते हैं, साफ हो जाते हैं। फिर अगर आप अपने कैमरे को असम, ठीक है सर, मैं अपने कैमरे को कहीं मूव नहीं करना चाहूंगी। हमारा कैमरा फिलहाल बिहार पर लगा है और मैं चाहती हूं कि आप बिहार को लेकर बात कर रहे हैं, नीतीश को लेकर बात कर रहे हैं, तो उसी पर रहे, मुद्दे से ना भटकें प्लीज। मैं मुद्दे पर ही हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि नीतीश जी पर आज तक कोई दाग नहीं लग सका। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। बेशक इतनी बेदाग छवि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नेता की नहीं है जो इतने साल से मुख्यमंत्री रहा है। वो असल में मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री की बात है ही नहीं यहाँ पर। ये जननायक की बात है। प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस पूरे आवाम के नेतृत्व की कवायद नीतीश जी ने किया है, वो जी बिल्कुल जननायक के रूप में नजर आते हैं और लीडर सिर्फ एक ही होता है। प्रधानमंत्री पद का वो मोहताज नहीं होता है। नीतीश जी जब प्रधानमंत्री पद के मोहताज नहीं है तो मुख्यमंत्री पद की क्या चिंता करेंगे? उनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि पूरे हिंदुस्तान में जो सोशलिस्ट ताकतों की दिशा देनी थी, उन्होंने दिशा दे दी और उस पर अनवरत काम हो रहा है। और आगे आने वाले समय में आपको उसको दिखेगा। बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हैव पेशेंस, वी आर हैविंग अ वेरी वेरी रिदमिक कोऑर्डिनेशन, और वो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी चलिए, क्या हिंदुस्तान में चल रहा है वो तो पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। लेकिन डॉक्टर पांडे, इंडिया गठबंधन के खेमे में ममता बनर्जी भी बड़ा नाम है,
उनके नाम पर विचार क्यों नहीं करते आप लोग? या आप ये समझते हैं कि ममता, नीतीश या शरद के हाथ संयोजन होने पर आपकी अहमियत घट जाएगी? ये सवाल किससे है? डॉक्टर स्नेहा आशीष जी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लोकतंत्र दिया है और लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का हक है। और हमारे दल में खास करके जो कद घटने की बात आ रही है वैसी कोई बात है ही नहीं। नीतीश जी बड़े नेता हैं, नीतीश जी ने इस गठबंधन की नींव रखी है, तो निश्चित तौर पर नीतीश जी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और दी जा रही है। और तो जो जिम्मेदारी दी जा रही थी वो तो उन्होंने स्वीकार नहीं की। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि वो बड़े नेता है भाई, उनका व्यक्तिगत अपना कुछ परसेप्शन रहा होगा और इसलिए उन्होंने नहीं लिया होगा। उससे बड़ी कोई और भी जिम्मेदारी होगी जो उनके हक में आएगी और वो लेंगे, खुशी खुशी लेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये जो माया जो फैलाया हुआ है, उस माया को बटोरने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे और बहुत सारे नेताओं को करने पड़ेंगे। माया तो वैसे भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, माया तो बीएसपी की है। बहरहाल मजाक की बात थी ये तो। उत्तर प्रदेश में आप भी देख रही है कि माया किसके साथ है। जी ठीक है राकेश पोद्दार जी, वैसे इंडिया गठबंधन में जिस तरह की मेहनत हो रही है वो कोई ना कोई हल निकाल ले जाएंगे, तो आप उस स्थिति को लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं 1 मिनट समय लेना चाहता हूँ, कोई बीच में ना बोले। सर 1 मिनट का ही समय है, वाइंड अप करना है, बोल लीजिए आप। जी, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में भी कहा कि विपक्ष में जो हमारे लोग हैं सकारात्मक राजनीति कीजिए और देश और जनता के जो मुद्दे हैं उसको लोकतंत्र में आपका अधिकार है कि कम से कम ऐसा काम कीजिए कि आप विपक्ष में बैठने लायक भी हो जाइए। इन लोगों से देखिए, दो तरफ की बात करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी में इन लोग में क्या फर्क है? हम लोग पहले राष्ट्र के लिए सोचते हैं, फिर पार्टी के लिए सोचते हैं, फिर हम लोग अपने लिए सोच रहे हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं, देखिएगा परिवार बात से आया हुआ है, ये लोग परिवार के लिए सोचते हैं, फिर ये लोग अपने लिए सोचते हैं और फिर पार्टी के लिए सोचते हैं। इसीलिए सब चीजों से इन लोगों का आपस में नीतीश जी से नहीं बनता है। नीतीश जी को मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाजवादी लोग हैं, जिन्होंने 18 साल हम लोगों के साथ हमारे प्रधानमंत्री G20 पे देख रहे हो कि आप इनका हाथ पकड़ के सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिला के काम किया। और देश प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले को, परिवार से अलग हटके हैं, वंशवाद से अलग हटके हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ती है देश के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, चाहे नीतीश जी के लिए हो चाहे किसी और के लिए भी हो। नीतीश जी अच्छे हम लोग अभिभावक भी मानते, लेकिन नीतीश जी को लालू जी ने चुंगल में फंसा दिया। चलिए ठीक है सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।